चलिए, जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा जो माउंटबेटन प्लान था, जिसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, एंड इसी के द्वारा जो लीगल रूप में, वैधानिक रूप में इस माउंटबेटन प्लान को लागू किया गया, वैधानिक रूप प्रदान किया गया। यह है सबसे बड़ी खासियत आपकी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की। और इसी के द्वारा 15 अगस्त 1947 को भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की। अब प्रश्न ये उठता है कि ठीक है भाई, 1947 में जाके स्वतंत्रता प्राप्त की और हमारा संविधान जो लागू हुआ, ये हुआ 26 आपका नवंबर को। तो ये क्या हुआ, बनकर तैयार हुआ। 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को ये क्या हुआ, लागू हुआ। तो 1946 से लेकर जब संविधान आवाज जा रही है? बताएं भाई, आवाज जा रही है प्रॉपर? सर अब आ रही है। पक्का? मेरे को तो आ रही है, बाकी सबका नहीं पता। चलिए ठीक है। तो हमने यही बात की कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा माउंटबेटन जो प्लान था, उसके द्वारा भारत को क्या किया गया, स्वतंत्रता प्रदान किया गया था। और इसी एक्ट के द्वारा जो माउंटबेटन प्लान था, माउंटबेटन योजना थी, इसे वैधानिक रूप प्रदान किया गया। सबसे बड़ी खासियत यही है। और अंततः भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट के खिलाफ। अब इम्पोर्टेंट ये है कि जब ब्रिटिशों ने भारत को छोड़ दिया, तब न भारत के पास अपना कोई संसद था, न भारत के पास अपनी कोई संविधान थी, न ही कोई प्रशासनिक व्यवस्था का ऐसा कोई ढांचा था जिससे कि वो देश को संचालित कर सके। नहीं ऐसा कोई एक्ट था या नियम कानून था कि जिससे कि वो अपने देश को, इतने बड़े भूभाग में फैला हुआ ये इंडिया क्षेत्र है, तो वो कुछ उसको कैसे संचालित करता, ये इंपॉर्टेंट चीज थी। तो आपको ये बताना है कि ये जो संविधान के निर्माण होने तक हमारा जो देश का प्रशासनिक व्यवस्था है, इसे किसके द्वारा चलाया गया, कैसे चलाया गया, बताइए। हम आपको ये बात पढ़ा भी चुके हैं, किसी को जानकारी है? सर उस तब तक तो 1935 का जो भारतीय शासन अधिनियम था, उसी के द्वारा शासन हो रहा था ना। जी हाँ, बिल्कुल आपको पढ़ाया भी गया था। और फिर से मैं बता दे रहा हूं कि जब तक हमारे संविधान का निर्माण नहीं हुआ था, तब तक भारत शासन अधिनियम 1935 जो हमने आपको पढ़ाया था, उन्हीं के सभी प्रावधानों के तहत हमारे जो देश की प्रशासनिक व्यवस्था थी, उसको सुचारू रूप से चलाने का काम किया गया। बट जब इंडिया का अपना कॉन्स्टिट्यूशन, अपना संविधान बना लिया गया, तब क्या है, इसके कुछ प्रावधानों को समाप्त करके, और अधिकांश प्रावधान तो संविधान में इसके शामिल ही किए गए थे। तो वो उस समय से, अर्थात 26 जनवरी 1950 से संविधान लागू हो गया, तब भारत शासन अधिनियम की व्यवस्था जो थी वो समाप्त हो गई। क्लियर हो गया ये चीज? बताइए भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बात आती है कि अंतरिम सरकार की स्थापना और स्वतंत्रता के पश्चात जो प्रथम मंत्रिमंडल बना था, उससे संबंधित चीजों के बारे में। आपके एग्जाम में इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं कि जब अंतरिम सरकार का गठन किया गया था तो कब किया गया था, किसके शासन, मतलब कि कौन सा टाइम पीरियड था वो चीज, और कौन कौन उस अंतरिम सरकार में कौन कौन से स्थान उनको को प्राप्त थे। जैसे श्रम मंत्री कौन था, आपका रेलवे परिवहन मंत्री कौन था, शिक्षा मंत्री कौन था, वित्त मंत्री कौन था, विधि मंत्री कौन था। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो आइए इन चीजों को डिस्कस कर लेते हैं, जान लेते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले प्रश्न ये पूछा जाता है कि जो अंतरिम सरकार थी, उसका गठन कब किया गया था। अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? तो किसी को जानकारी है कि अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था?
सर कैबिनेट मिशन 1945 में। अच्छा। मैं सर श्योर और नहीं कोई हूँ सर, बस मैं बता रही हूँ ऐसे। और कोई बताना चाहेगा? पहली बात तो आपने जो आंसर दिया है वो तो गलत दिया है, और जो आपने बोला कि कैबिनेट मिशन 1945 में, कैबिनेट मिशन 1945 में आया था, बताइए। सर मैं बोली नहीं सर, मुझे पता है मैं गलत बोली हूँ, बट फिर भी सर मैं ऐसे ही बोल दी कि हाँ मुझे लग रहा था बस। बहुत बढ़िया, शाबाश। और कोई भाई, किसी को जानकारी हो, कोई बताना चाह रहा हो कुछ, बताइए। ऐसे काम नहीं चलेगा आप लोगों का भाई। अरे भाई 1946 में 1946 में तो कैबिनेट मिशन आया था। अंतरिम सरकार की बात हो रही है। तो अप्रत्यक्ष रूप से जिस सरकार का गठन स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात चलाने के लिए गठन किया गया था, वही आपकी अंतरिम सरकार के रूप में जानी जाती है। अब इस अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई? पहला पॉइंट तो 1946 में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। अब इंपॉर्टेंट ये है कि इस गठन में कौन कौन से सदस्यों के संबंधित कौन कौन से विभाग थे, ये आपको जानना आवश्यक है। सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री कौन थे? सर बलदेव सिंह। अच्छा, ठीक है। श्रम मंत्री कौन थे? सर श्रम मंत्री में आई थिंक वो जीवन राम जो थे, जगजीवन राम ना। आप लोगों ने नाम सुना होगा जगजीवन राम का बहुत बार। यस सर, वो जगजीवन राम बिहार के राज्यपाल भी रह चुके थे। तो जगजीवन राम क्या थे? श्रम मंत्री थे। ठीक है। तो जो अंतरिम मंत्रिमंडल था, उसमें राष्ट्रमंडल और विदेशी मामलों के अधिकारी कौन थे? सर विदेशी पंडित जवाहरलाल नेहरू। 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 हम्म, देखिए, कुछ चीजें हैं जो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, सभी चीजों को लिखना संभव नहीं है। जो विदेशी मामले थे, फॉरेन अफेयर्स थे, उसके हेड थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। वहीं पर गृह सूचना एवं जो प्रसारण मंत्रालय था, उसके हेड थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। वहीं पर यदि रक्षा मंत्रालय की बात करें, डिफेंस मिनिस्ट्री की बात करें, तो वो थे आपके सरदार बलदेव सिंह। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं आपके अंतरिम सरकार की, न कि स्वतंत्रता पश्चात के पहले मंत्रिमंडल की, दोनों में अंतर है। वहीं पर यदि हम बात करें खाद्य एवं कृषि मंत्रालय की, तो वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। रेलवे मंत्री कौन थे या फिर परिवहन मंत्री कौन थे? तो आप लोगों ने नाम सुना होगा आसिफ अली का। तो आसिफ अली रेलवे एवं परिवहन मंत्री थे। बहुत बार आपके एग्जाम में पूछ सकता है, आप लोगों का शिक्षा वाला एग्जाम है, एजुकेशन वाला एग्जाम है, तो शिक्षा एवं कला मंत्री कौन थे? शिक्षा मंत्री कौन थे भाई अंतरिम सरकार में, बताइए आप लोग। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। सर राजगोपालाचारी। राजगोपालाचारी, सी चारी। राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ये शिक्षा एवं क्या कहते हैं, कला मंत्रालय के प्रमुख थे। वहीं पर पूछता है कि वाणिज्य मंत्रालय के प्रमुख कौन थे? तो IA चुंदरीगर इनका नाम था। वहीं पर वित्त मंत्रालय कई बार एग्जाम में आया हुआ है, लियाकत अली खान का आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो लियाकत अली खान वित्त मंत्रालय के प्रमुख। हाँ बोलिए। सर क्या क्लास रिकॉर्ड हो रही है? पॉलिटी की क्लास रिकॉर्ड हो रही है। सर क्योंकि वो नेटवर्क इशू के कारण बीच बीच में आवाज चला जा रहा है आपका, तो मैं प्रॉपर नहीं सुन पा रही हूँ आपको। आप रिकॉर्डेड आवाज से वीडियो सुन रहे हो? नो सर, अभी जब क्लास कर रही हूँ ना, तो नेटवर्क इशू के कारण वो बार बार बीच में से आवाज चली जा रही हमारे है। एंड से तो तो मैं कोई आपको दिक्कत नहीं, हमारे यहाँ से तो भाई फुल वाईफाई पूरा कवरेज है।
सर मेरे नहीं और सर, भी दिक्कत चल कभी रही है कभी नेटवर्क की। कभी कभी लैप्स हो रहा है आपका वॉइस सर। सो वो बोल रही है कि अरे अगर यहाँ से तो यहाँ कोई, पे नहीं सुनाई देगा तो रिकॉर्डिंग में सुन लेगी वो, ऐसा। चलिए यहाँ से मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया है, आप वहां से सुन सकते हो। ओके। हाँ, वित्त मंत्रालय लियाकत अली खान, और जो विधि मंत्रालय है, लॉ मिनिस्ट्री थी उस समय, थी जोगेंद्र नाथ मंडल के कमीशन में। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जितनी भी चीजें बताई गई ये अंतरिम सरकार की स्थापना वाले मंत्रिमंडल थे, न कि स्वतंत्रता पश्चात। अब जो हम बताएंगे आपको वो है स्वतंत्रता पश्चात, जो कि आपकी प्रथम मंत्रिमंडल स्थापित की गई थी उसके बारे में। तो सबसे पहले तो ये बता दीजिए भाई कि स्वतंत्रता पश्चात आखिर स्थापना कब की गई थी। स्वतंत्रता पश्चात लोकसभा का और राज्यसभा का चुनाव हुआ कब था, बताइए भाई। 1948। किसी को जानकारी है? 1948। 1958 में क्या लोकसभा? 48। 48। 48 क्या लोकसभा की राज्यसभा? लोकसभा। अच्छा, और बताइए। बस यही पता है आप लोगों को? खैर कोई बात नहीं। लोकसभा 1952 मई में हुआ था, 1952 लास्ट में आपका राज्यसभा हुआ था। 1951 दिसंबर में शुरू हुआ और 1952 के एकदम अर्लीस्ट जो आपके मंथ थे उनमें लोकसभा का चुनाव करा लिया गया था। तो 1951-52 में लोकसभा का गठन हो गया था, आपके चुनाव हो गया था इनका। वहीं पर राज्यसभा का लास्ट में मंथ में आपका राज्यसभा का चुनाव हुआ था। ठीक है। अब यदि बात करें कि स्वतंत्रता पश्चात पहले मंत्रिमंडल की, तो पहला मंत्रिमंडल जो स्वतंत्रता पश्चात चुना गया था, लेकिन ध्यान रखिएगा इनका चुनाव लोकसभा एवं राज्यसभा के चुनाव के आधार पर नहीं हुआ था, दोनों अलग अलग हैं। अभी हम जो आपको बताए कि लोकसभा एवं राज्यसभा का चुनाव 1952 में कंप्लीट हो गया था, लेकिन इसके द्वारा जो हम आपको बता रहे हैं स्वतंत्रता पश्चात मंत्रिमंडल, उनका चुनाव इसके माध्यम से नहीं, बल्कि वो पहले से चुन लिए गए थे अंतरिम सरकार को हटा के। 1947 में ही क्या था, आपकी स्वतंत्रता पश्चात पहली मंत्रिमंडल गठित कर दी गई थी। अब उस मंत्रिमंडल में था कौन कौन, तो लगभग आप देखेंगे तो सभी चीजें समान ही हैं। जैसे आपका सूचना प्रसारण मंत्रालय, अंतरिम सरकार में कौन था, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। राज्यों के मामले को भी जोड़ दिया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल के मामले में। उसके अलावा रक्षा मंत्रालय हमने बताया ही, सरदार बलदेव सिंह, यहाँ पे भी सरदार बलदेव सिंह ही रक्षा मंत्रालय थे। श्रम मंत्रालय वहां पे जगजीवन राम के पास था, यहाँ पे भी जगजीवन राम के पास है। खाद्य एवं कृषि मंत्रालय वहां पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ था, यहाँ पर भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ है। अब परिवर्तन क्या हुए हैं ये चीज देख लीजिए। जैसे में कि शिक्षा मंत्रालय, स्वतंत्रता पश्चात जो शिक्षा मंत्रालय है ये मौलाना अबुल कलाम आजाद के पास चला गया। एग्जाम में यदि क्वेश्चन ये पूछेगा कि अंतरिम सरकार में कौन था शिक्षा मंत्री, तब आप ध्यान देखेंगे वो कौन था, सी राजगोपालाचारी। वहीं पर यदि प्रथम मंत्रिमंडल जो कि स्वतंत्रता पश्चात गठित की गई थी, वहां पे थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। वहीं पर वित्त मंत्रालय पूछता है, अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री थे लियाकत अली खान, लेकिन स्वतंत्रता पश्चात जो बनाए गए वह थे आर के षणमुखम सेट्ठी। तो इस नाम को एकदम रट जाइएगा, एग्जाम में कई बार बीएचयू के एग्जाम में तो बार बार पूछता है ये। तो इतनी चीजें आपको मुख्यतः ध्यान में रखनी है। और विधि मंत्रालय किसके पास था, लॉ मिनिस्ट्री किसके पास थी। स्वतंत्रता पश्चात कौन उभर कर सामने आया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो स्वतंत्रता पश्चात प्रथम जो विधि मंत्रालय स्थापित किया गया, जिनको गठन किया गया, उसके हेड थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, इसमें किसी कोई दिक्कत? नहीं सर। देखिए, जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया, जिसके द्वारा हमने बताई
कि इस एक्ट के द्वारा माउंटबेटन योजना को वैधानिक रूप प्रदान किया गया। तो वैधानिक रूप प्रदान करने का मतलब क्या था कि पहली बात कि 15 अगस्त 1947 को जो भारत पहले अखंड भारत का क्षेत्र हुआ करता था, इसे दो भागों में बांट दिया गया, विभाजित कर दिया गया, जो कि पाकिस्तान एवं भारत दो अधिराज्य में हो गए और ब्रिटिश सरकार उनको सत्ता सौंप देगी। यह इस एक्ट के द्वारा पारित किया गया और साथ में यह कहा गया कि सत्ता का उत्तरदायित्व दोनों अधिराज्यों की संविधान सभा को सौंपा गया। मतलब यदि हम भारत और पाकिस्तान को अलग कर रहे हैं तो पाकिस्तान की संविधान सभा वहां की सत्ता को संचालित करेगी जब तक संविधान का निर्माण नहीं होता है, और भारत की संविधान सभा यहाँ के संविधान या प्रशासन को संचालित करेगी जब तक संविधान का निर्माण नहीं होता है। इस एक्ट के द्वारा किया गया। दूसरा क्या इस एक्ट के द्वारा हुआ कि प्रत्येक अधिराज्य में गवर्नर जनरल होगा, जिसकी नियुक्ति कौन करेगा? इंग्लैंड का सम्राट करेगा। एक मिनट, एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रही है, उसके बाद हम आपका क्लास कंटिन्यू करें। हाँ तो भाई आवाज जा रही प्रॉपर? यस सर। हाँ ठीक। सुनिए, देखिए चालाकी देखिए माउंटबेटन योजना की, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की, कि भाई नए प्रत्येक अधिराज्य में, अधिराज्य मतलब कौन कौन से अधिराज्य बनाए गए थे? एक पाकिस्तान बनाया गया था, एक कौन बनाया गया था? भारत। दोनों अधिराज्यों में गवर्नर जनरल होगा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, और इस गवर्नर जनरल की नियुक्ति कौन करेगा? इंग्लैंड का सम्राट करेगा। और इसके अलावा क्या कहा कि भारत सचिव का पद, हमने बताया था कि भारत राज्य सचिव का पद का निर्माण किया गया था। अंकिता जी बताइए किस एक्ट के द्वारा भारत राज्य सचिव पद का निर्माण किया गया था? बताइए भाई। बहुत पढ़े हैं आप लोग, बहुत पढ़ाया गया आप लोगों को। सर भारत सचिव का निर्माण किया गया था 1858 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। अच्छा, और कोई भाई? पक्का पक्का? चलो मान लिए भाई। तो ये जो भारत सचिव का पद था, उस पद को इस एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया और उसके पद के स्थान पर, भारत सचिव के पद के स्थान पर एक नए सचिव के पद का निर्माण किया गया, नियुक्ति की गई, जिसे नाम दिया गया राष्ट्रमंडल सचिव। राष्ट्रमंडल सचिव पद की नियुक्ति की जाएगी, ऐसा प्रावधान लाया गया कि आपका जो भारत सचिव का पद है उसको समाप्त कर दिया जाएगा और उसके स्थान पर राष्ट्रमंडल सचिव का पद लाया जाएगा। साथ में इसी एक्ट के द्वारा जितने भी देशी रियासत हुआ करते थे जिनके ऊपर ब्रिटिश या ब्रिटेन की संप्रभुता होती थी, उसको अंत कर दिया गया। मतलब अब किसी भी देशी रियासत पर ब्रिटेन की संप्रभुता नहीं होगी, उसको अंत कर दिया गया। साथ ही में भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में शामिल होने और अपने भावी संबंधों के निश्चय करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई आपके इन देशी रियासतों को। मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो भी देशी रियासत हैं, उनको यह अधिकार था कि वह अपने मन से किसी भी अधिराज्य में, चाहे पाकिस्तान में चाहे भारत में, शामिल हो सकते हैं। यह किस एक्ट द्वारा किया गया प्रावधान? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा यह प्रावधान किया गया। ठीक है, अब एक और चीज जान लीजिए कि ये बताइए कि भारत के अंतिम और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? श्री राजगोपालाचारी। दो प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। जब ये पूछेगा
कि प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, मतलब वह व्यक्ति भारतीय होना चाहिए, तब आपका होगा सी राजगोपालाचारी। यदि ऐसा पूछेगा कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, तो कौन होगा भाई बताइए? लॉर्ड माउंट बेटन। बेटा। ठीक है, इन दोनों चीज को ध्यान में रखिएगा। सर ये यदि दोनों चीज भारत, को एक एक बार फिर से बोल दीजिए। देखिए भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कहेगा तो आपका लॉर्ड माउंट बेटन थे, लेकिन क्वेश्चन ये पूछे कि अंतिम भारतीय, प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, एकमात्र जो व्यक्ति गवर्नर जनरल के रूप में जो कि भारत के व्यक्ति थे, भारतीय व्यक्ति थे, वो बने थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। वही प्रथम थे, वही अंतिम थे, उनके बाद कोई भी व्यक्ति भारत में गवर्नर जनरल नहीं बना, इसीलिए वो भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, यस सर। क्लियर है? ठीक, तो जी सर। ये कुछ चीजें थी आपकी जो संविधान की विकास यात्रा की पृष्ठभूमि से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे। अब एक दो पॉइंट जो चीजें छूट गई हैं या फिर जो चीजें हम लोगों को रिवाइज कर लेनी है, आइए जल्दी जल्दी उसको रिवाइज कर लेते हैं और आप लोगों से थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं कि आप लोगों को कितनी चीजें आ रही हैं। तो सबसे पहले ये बताइए कि किस एक्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई? जिससे पूछा जाएगा वही बताएगा भाई। अंकिता तिवारी बताइए, किस एक्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई? सर 1743 रेगुलेटिंग एक्ट। 1743? 73 सर। अच्छा, हाँ? 2073 के तहत। अच्छा, कब की गई? 1773 के तहत की गई, लेकिन कब किया गया? सर 2024 में। कहाँ किया गया? कौन हेड था, प्रमुख न्यायाधीश कौन था उसका प्रथम? एलिहा एम.के. तिर्की सर। सर एलिजाह इम्पे। ठीक है, अपना माइक ऑफ कर लीजिए। आंचल जी आप बताइए कि मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचक मंडल एवं निर्वाचन क्षेत्र का गठन किस एक्ट के द्वारा किया गया? बताइए भाई, लेट ना करिए, हमने पहले ही बोला है कि हमको कई सारे अभी टॉपिक्स क्लियर करने हैं। अच्छा, क्लास छूट गई थी। कौन सी क्लास आपने अटेंड की थी ये बताइए? उसी से क्वेश्चन पूछें भाई, क्योंकि आज का ये जो क्लास है आपका इस टॉपिक का वो खत्म हो गया। इससे ज्यादा आपके जो बैकग्राउंड वाला जो क्वेश्चन है वो उससे नहीं ज्यादा आएगा। बताइए, नहीं पता? प्रिंस जी आप बताइए भाई, मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचक मंडल और निर्वाचन क्षेत्र का गठन किस एक्ट द्वारा हुआ? सर मैं रिमाइंड नहीं कर पा रहा हूँ, बट किसी को याद है? रानी जो भी नाम है उनका, वो बताएं भाई। हाँ प्रीति जी आप बताएं। सर मुस्लिम सर 1909 में पृथक निर्वाचन मतलब पूरा एक्ट का नाम बताइए। 1909 में किया गया, ठीक है। भारतीय परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा आपका क्या किया गया था? गठन किया गया था किसका? मुस्लिम समुदाय के लिए अलग से पृथक रूप में निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल उसको बोलते हैं जो व्यक्ति उसका निर्वाचन करता है, वो है निर्वाचक मंडल। और निर्वाचन क्षेत्र मतलब जिस क्षेत्र में निर्वाचन किया जाता है वो होता है निर्वाचन क्षेत्र। तो अलग से उनका निर्वाचन क्षेत्र होगा, अलग से उसके निर्वाचक मंडल होंगे। इसका गठन भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा किया गया। सर ठीक है, एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं? सर मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? हम कंफ्यूज हो जाते हैं। 1906 में
एकदम रट लीजिए। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। 1906 में आपका मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। आपको जब पहला क्लास एकदम लिए थे आप लोगों का, एकदम पहला वाला क्लास, तो उसमें हम आपको क्रोनोलॉजी से कैसे पढ़ना है ये आपको बताए थे। एक क्रम से बताए थे कि 1905 में आपका बंगाल का विभाजन होगा, और जैसे ही बंगाल का विभाजन होगा अगले ही साल 1906 में मुस्लिम लोग क्या करेंगे, अपना एक गठन बनाएंगे जिसे मुस्लिम लीग नाम देंगे। और मुस्लिम लीग जैसे ही बनेगा 1907 में देखेंगे कि कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो जाएगी। जो कांग्रेस का अधिवेशन 1907 में सूरत में होता है, तो कांग्रेस का दल दो भागों में विभाजित हो जाएगा, जिसका नाम पड़ता है कांग्रेस का गरम दल और कांग्रेस का नरम दल। तो ऐसे ही करके आप क्रोनोलॉजी में यदि याद करोगे तो आपको सभी चीजें याद होती जाएंगी। अच्छा ये बता दीजिए भैया, बंगाल का जो विभाजन हुआ था, उस बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? कौन सा व्यक्ति था? लॉर्ड कर्जन। और बंगाल के विभाजन को रद्द किसने किया था? आप बताओ। लॉर्ड इरविन। उसके बाद जो आया था। तो उसके बाद जो आया था, अरे राम राम राम। कहाँ रहते हो बेटा? धरती पे रहते हैं सर। लॉर्ड इरविन था ना क्या सर? कि लॉर्ड हार्डिंग था? कब बंगाल का विभाजन रद्द किया गया था? पढ़ो हिस्ट्री। 1912। हम 1911 11। हिस्ट्री। देखिए दो चीजें हैं, एक चीज और बता दे रहा हूं। भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी? 1912 में। 1912 में बनी। अच्छा अच्छा। देखिए दो क्वेश्चन बनते हैं, सो कंफ्यूज मत होइएगा। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि भारत को की राजधानी दिल्ली होगी, इसकी घोषणा कब की गई, या फिर भारत का राजधानी क्षेत्र दिल्ली होगा, इसकी घोषणा किस वर्ष की गई। तो यदि ये पूछेगा कि इसकी घोषणा कब हुई, तो ये हुआ 1911 में, मतलब 1911 में आपका क्या हुआ था, दिल्ली भारत का राजधानी क्षेत्र होगा, इसको इसकी घोषणा की गई थी। वहीं पर पूछेगा कि कब बनी, तो घोषणा 1911 में हुआ, लेकिन वास्तव में जो बनी वह बनी 1912 में। तो इन दोनों चीजों में कंफ्यूज मत होइएगा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये देखिएगा। वैसे ही बंगाल का विभाजन और बंगाल के विभाजन को रद्द करना, दोनों में अंतर। एक 1905 में बंगाल का विभाजन हो रहा है, और 1911 में जहां तक मुझे याद है लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया। अच्छा भैया, जनगण मन का नाम सुने हो? यस सर, नेशनल एंथम। इसे कब गाया गया था पहली बार? कोलकाता अधिवेशन में। कलकत्ता अधिवेशन में। अच्छा अच्छा, और बताइए भैया किसके स्वागत में गाया गया था? दो क्वेश्चन दे रहा हूं, इसे गलत बता रहा हूं जहां तक मुझे ध्यान में आ रहा है। कि पहला कि जो आपका राष्ट्रीय गीत है वह कब गाया गया था, किस अधिवेशन में गाया गया था, ये क्वेश्चन पहला। दूसरा जो आपको कल ध्यान में रख के आना है कि जो राष्ट्रीय गीत है, एक राष्ट्रीय गान है, एक राष्ट्रीय गीत है, तो राष्ट्रीय गान कब गाया गया और किस अधिवेशन में गाया गया, किसके स्वागत में गाया गया। और दूसरा राष्ट्रीय गीत कब गाया गया और कहां पर गाया गया। तो ये दोनों चीज आप लोग कल की क्लास में पढ़ के आएंगे, ठीक है? सर हाँ बोलिए। सर, ये जो दिल्ली वाला आप बताए थे सर, ये दोनों सेंटेंस एक बार और बोलिए। कौन सा दिल्ली वाला? जो भारतीय राजधानी क्षेत्र की बात बोले? यस सर, यस सर। देखिए समझ लीजिए, आज हमारा जो भारत की राजधानी दिल्ली है, प्रभु पहले भारत की राजधानी दिल्ली नहीं थी। पहले क्या था? एक मिनट, आंचल जी आप बताइए, पहले दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी? कलकत्ता। कलकत्ता। वेरी गुड, कलकत्ता थी, ठीक। कलकत्ता से 1911 में ब्रिटिशर्स ने यह घोषणा की कि भैया अब कलकत्ता हमारा राजधानी क्षेत्र नहीं होगा, बल्कि भारत का जो राजधानी क्षेत्र होना चाहिए वो नई दिल्ली या सॉरी दिल्ली होगा। इन्होंने ये घोषणा की, लागू नहीं किया इसे। जैसे मान लीजिए कोई एक्ट पास हो जाता है लेकिन लागू साल 2 साल बाद किया जाता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा नई शिक्षा नीति के बारे में। नई शिक्षा नीति संसद से पास हो गई है, लेकिन क्या अभी लागू है? क्या लागू तो नहीं है।
तो जब से, जिस दिन से, जिस वर्ष से लागू होगी वो डेट माना जाता है। तो प्रश्न यही है यहाँ पे, उन्होंने इस बात की घोषणा की, ये बात कही कि 1911 में हम लोग दिल्ली को राजधानी क्षेत्र बनाएंगे भारत का, लेकिन वास्तव में दिल्ली जो राजधानी बनी है वो 1912 में बनी है। तो दो प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे कि भारत की राजधानी दिल्ली बनेगी, इसकी घोषणा कब की गई, तो 1911 में की गई। और भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी, यदि कब बनी पूछेगा, घोषणा नाम नहीं होगा वहां पे, तब आपका 1912 होगा। तो दोनों चीजें आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। यस सर। अगला पॉइंट भैया बता दीजिए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस एक्ट को बोलते हैं? आज कन्हैया जी गायब हैं क्या? यस सर। बताइए भाई, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, जल्दी जल्दी बताइए, आज टॉपिक को सर क्लियर करना है। किसको बताना है, नाम बताइएगा तो अरे मैं बता- नहीं, कोई भी बता सकता है, क्योंकि आप लोग वैसे बताओगे नहीं, समय लोगे। शासन अधिनियम 1919 का भारत शासन अधिनियम। जी हाँ, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भारत शासन अधिनियम 1919 को कहते हैं, ठीक है। प्रांतों में द्वैध शासन की प्रक्रिया कब लाई गई, किस एक्ट के द्वारा? सर इस अधिनियम में भारत शासन अधिनियम 1990 भारत शासन अधिनियम 1990, ठीक है, हम मान ली, हमें बहुत खुशी हुई। अभी बता दीजिए, जो प्रांतों में द्वैध शासन की प्रक्रिया लाई गई थी, इसे समाप्त कब कर दिया गया? अब बताइए, लाई गई भारत शासन अधिनियम 1919 में, लेकिन समाप्त कब किया गया? सर 1935 में। भारत शासन अधिनियम 1935 में समाप्त कर दिया गया। अच्छा ठीक है, जब समाप्त किया गया तो वहां पर उसके स्थान, जब भारत शासन अधिनियम 1935 में प्रांतों में जो द्वैध शासन प्रक्रिया थी उसे समाप्त कर दिया गया, तो इसे पुनः किस रूप में वापस लाया गया? बताइए, इसके स्थान पर क्या लाया गया? केंद्रीय द्वैध शासन इसके स्थान पर है। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, दोनों अलग अलग हैं पॉइंट। यदि प्रांत में द्वैध शासन पूछेगा तो भारत शासन अधिनियम 1919, यदि केंद्र में पूछेगा तो आपका भारत शासन अधिनियम 1935। प्रांत का मतलब राज्य, केंद्र का मतलब आपका केंद्र अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इन दोनों पॉइंट्स को आपको क्लियर करना है। अब आ रही आवाज प्रीति जी, क्लियर है? यस सर, वॉइस आ रही है। ठीक। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में जो संघीय शासन प्रणाली है, इसकी स्थापना या फिर इसको प्रारंभ किस एक्ट के द्वारा किया गया? पढ़ाया है? 1935 भारत शासन अधिनियम। जी हाँ, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा आपके क्या किया गया? संघीय शासन प्रणाली भारत में शुरू की गई। एक और क्वेश्चन 1935 से बनता है कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई और कहाँ की गई? बताइए भाई। दिल्ली में सर। दिल्ली में की गई, वेरी गुड। किस एक्ट द्वारा की गई? 1937 में, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई है। दोनों अलग अलग हैं। सुप्रीम कोर्ट पूछेगा भैया तो अलग है, जो कि 1773 एक्ट के द्वारा 1774 में हुआ है, ठीक है। तो इस बात को कंफ्यूज नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? बताइए भाई। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में किसे जानते हैं हम? लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो, वेरी गुड। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जानते हैं। हमने आपको एक क्वेश्चन नहीं बताया था, लेकिन पूछ रहा हूं, यदि जानकारी हो तो बता दीजिएगा कि सिविल सेवकों की भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया जाना चाहिए,
इसकी सिफारिश किस आयोग ने की थी? सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया जाना चाहिए, ये किस आयोग के सिफारिश पर किया गया? भाई देखिए, इस चीज को नोट डाउन कर लीजिएगा, बाद में ये न हो कि नहीं पढ़ाया गया है। सिविल सेवकों की भर्ती के लिए आयोग किस आयोग ने? हाँ बोलिए सर। चार्टर अकाउंट चार्टर एक्ट 1858। नहीं नहीं नहीं, मैं एक्ट नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपको आयोग का नाम पूछ रहा हूं कि सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का जो गठन किया गया, ये 1926 में किया गया और इसकी सिफारिश की थी ली आयोग ने। ब्रेट ली वाला जो ली है लास्ट का, ली आयोग। तो ली आयोग की सिफारिश पर 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? रिपीट करिए एक बार। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है भाई, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? रिपीट सर, करिए। आयोग और एक्ट अलग होते हैं। भाई कोई एक बोल लो भाई, आप लोगों की वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है, बताइए। रिपीट करने बोल रही है सर, जो रिपीट कर दें? सर, हाँ बोलिए। सर एक्ट और आयोग दोनों अलग अलग होते हैं। आयोग किसी व्यक्तियों का समूह होगा, एक्ट जो होता है वो किसी संसद कह लें, पार्लियामेंट कह लें, किसी प्रशासनिक अंग कह लें, उसके द्वारा पारित कोई नियम होता है। जैसे कि अभी मान लो कोई क्राइम हो गया या फिर हमको किसी नियम को बनाना है, मान लो भारत में हमको पंचायती राज व्यवस्था जैसी कोई चीज हमको अप्लाई करवानी है, तो उसके पहले हम क्या करेंगे कि 4 से 5 लोग जो उस विषय के विशेषज्ञ होंगे उनकी हम एक कमेटी बनाएंगे, उनकी एक समिति बनाएंगे और उनके अंतर्गत हम क्या करेंगे, सर्वे करवाएंगे। फिर वो लोग जो हमको जानकारी देंगे उसके आधार पर हम आगे का काम करेंगे। तो उन व्यक्तियों का समूह या समिति कहलाता है या फिर आयोग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? जी सर। ठीक, अब फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूं। 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए, आप सभी जानते हैं सिविल सेवा की शुरुआत कब हुई, किस एक्ट द्वारा हुई, इसे मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ पढ़ा दिया गया है। इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर सिविल सेवकों की भर्ती के लिए अलग से एक जो केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था, ये गठन की सिफारिश कि भाई केंद्रीय लोक सेवा आयोग होना चाहिए, इसकी सिफारिश किस आयोग ने की थी? तो इसकी सिफारिश की थी ली आयोग ने। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, दूसरी चीज पूछी जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत के विभाजन की जो योजना प्रस्तुत की गई थी, जिसे माउंटबेटन योजना कहते हैं, ये भारत में कब प्रस्तुत की गई? बताइए। 3 जून 1947 को भारत के विभाजन की योजना प्रस्तुत की गई, जिसे माउंटबेटन योजना भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, ये जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है, एक क्वेश्चन बनता है कि इस भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, ब्रिटिश संसद के द्वारा कब पारित किया गया, किस डेट को पारित किया गया? देखिए, जो भी पॉइंट छूटा छटका है यहाँ पे बता दे रहा हूं, इसलिए इसको नोट डाउन करते हुए चलिएगा। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा 18 जुलाई 1947 को जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है उसको क्या कर दिया गया, पारित कर दिया गया। 1947 में दो चीज हमको देखने को मिली, क्या कि पहली बात कि 3 जून 1947 को ये कंफर्म कर दिया गया भैया कि भारत का विभाजन होगा, जिसे माउंटबेटन योजना कहा गया।
कि भारत क्या है, दो अधिराज्यों में बट जाएगा, एक भारत और एक पाकिस्तान, और इसकी योजना 3 जून 1947 को रखी गई। वहीं पर एक महीने बाद 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, ब्रिटिश संसद के द्वारा भारत को स्वतंत्रता दी जाएगी। यह जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है उसे क्या कर दिया गया, पारित कर दिया गया। क्लियर है? यस सर। ठीक, अगला क्वेश्चन ये बनता है भाई कि साइमन सर कमीशन कब आया था? हाँ बोलिए। सर क्लियर नहीं है, एक बार दोनों फिर से रिपीट कर दीजिए। कौन सा पॉइंट? सर वो 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा भारत को ठीक ठीक, समझ गया। स्वतंत्रता देखिए 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने जितने भी राजनीतिक दल थे भारत के, उनसे विचार विमर्श किया और अंततः ये योजना बनाई 3 जून 1947 को कि भारत के विभाजन को मंजूरी दी जाएगी और भारत का विभाजन दो अधिराज्यों में होगा जो कि भारत और पाकिस्तान के नाम से जाना जाएगा। तो माउंटबेटन की जो यह विभाजन की योजना थी उसी को माउंटबेटन योजना के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है कि भारत के विभाजन की योजना या फिर माउंटबेटन योजना किस वर्ष, किस दिन आई, कब प्रस्तुत की गई? तो ध्यान रखिएगा 3 जून 1947 को। वहीं पर क्वेश्चन ये पूछे कि भारत का जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है 1947 वाला, इसे ब्रिटिश संसद के द्वारा, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा कब पारित किया गया, कब पास कर दिया गया वहां पे कि नहीं भैया आप लीजिए, आपका भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आज हम पास ही कर देते हैं। तो वो पारित किया गया 18 जुलाई 1947। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? नो सर, ठीक है। अब हमने दो चीजें आपको बताई थी, एक लॉर्ड माउंटबेटन को लेकर, दूसरा बताया था आपको कि भाई गवर्नर जनरल जो कि सिराज गोपालाचारी को लेकर। ध्यान रखिएगा, जो स्वतंत्र, यदि क्वेश्चन ये पूछेगा कि स्वतंत्रता पश्चात भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे, बताए भाई, यदि ये वहां पर ये शब्द न हो भारतीय, यदि उस वाक्य में भारतीय शब्द नहीं होगा तो आप जाएंगे लॉर्ड माउंटबेटन की तरफ कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल बने वह बने लॉर्ड माउंटबेटन। कब से कब तक थे भाई? तो भारत अपना स्वतंत्र ही हुआ 15 अगस्त 1947 से, तो 15 अगस्त 1947 से लेके 21 जून 1948 तक लॉर्ड माउंटबेटन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में स्थापित थे। अब 21 जून 1948 को पहली बार ऐसी पूरे इंटायर हिस्ट्री में ऐसी बात हुई कि पहले प्रथम भारतीय ऐसे व्यक्ति जो कि स्वतंत्रता के पश्चात बने भारत के गवर्नर जनरल, जो कि भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। ध्यान रखिएगा, अभी तक कोई भी व्यक्ति जो भारतीय हो, इंडियन हो, वह गवर्नर जनरल नहीं बना था, ना ही स्वतंत्रता के पहले ना ही स्वतंत्रता के पश्चात। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी प्रथम ऐसे भारतीय व्यक्ति थे जो कि गवर्नर जनरल बने थे भारतीय होते हुए। तो ये प्रथम और अंतिम, अंतिम क्यों? क्योंकि इनके बाद कोई भी व्यक्ति गवर्नर जनरल के रूप में नहीं बना, ये अंतिम व्यक्ति थे जो कि गवर्नर जनरल के रूप में बने। तो क्वेश्चन पूछता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे भैया? तो जैसे ही लॉर्ड माउंटबेटन का कार्यकाल समाप्त हुआ 21 जून 1948 को, इनके बाद तुरंत ही 21 जून 1948 से लेकर और जब तक हमारा देश गणतंत्र नहीं हो गया अर्थात 26 जनवरी 1950 तक, ये जो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हैं ये भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल बने रहे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? नो सर। आज का लास्ट का पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन के बताइएगा। आप सभी जानते हैं, नहीं मैं पूछूंगा,
रानी मिश्रा जी, आप बताइए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? सर मुझसे पूछ रहे हैं? जी हाँ। डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। डॉक्टर की पंडित? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सॉरी सर। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अब इतना बता दिए तो ये बता दीजिए कि अभी तक के संपूर्ण इतिहास में कौन सा प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे ज्यादा रहा है? ये आंचल जी बताएंगी। बताइए भैया, अभी तक के इतिहास में कालखंड में कौन से भारतीय प्रधानमंत्री का कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? बताइए भाई। इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी? अरे राम राम, कहाँ से पढ़ ले प्रभु? किसी को जानकारी प्राप्त है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सॉरी। पंडित जवाहरलाल नेहरू, बहुत बढ़िया, शाबाश। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, मान लिए, हमको खुशी भी हो गई इस बात की। अब देखिए, क्वेश्चन ये पूछता है कि जब पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री बने तो उनको शपथ कौन दिलाया? ये क्वेश्चन बनता है। बताइए भाई, भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनको शपथ किसने दिलाया? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। हमको ये बता दीजिए कि जब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए थे तो क्या राजेंद्र प्रसाद उस समय थे? इनको शपथ दिलाया था उस समय के तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन? सिराजुपचारी। ना। माउंटबेटन। हाँ, लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा तत्कालीन जो गवर्नर जनरल थे उनके द्वारा क्या किया गया था? शपथ दिलाया गया था। तो ये भी राजेंद्र प्रसाद ध्यान में रखिए। 1952 में बने ना सर प्रेसिडेंट? 1950 में बने हैं, 24 जनवरी 1950 को। 1950 का, हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो आपको बताया गया था 24 जनवरी को चुन लिए गए थे, लेकिन ऑफिशियल जो अनाउंसमेंट हुई वो 26 जनवरी 1950 से उनका कार्यकाल माना जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो हर 24 एक जनवरी पॉइंट को आपको, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग भी अपनाया गया था। हाँ हाँ, सब कुछ आपको बता चुके हैं। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया, और राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया, राष्ट्रीय गीत कब अपनाया गया, राष्ट्रीय चिन्ह कब अपनाया गया, ये सभी चीजें आपको बता दी गई हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये वाला जो टॉपिक था ये क्लियर हो गया होगा। तो आप लोगों का संविधान की पृष्ठभूमि, संविधान का निर्माण, आपकी उसके अलावा मौलिक अधिकार जो है, इतना टॉपिक क्लियर हो गया है। अब जो अगली क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास, उसमें हम लोग पढ़ेंगे नागरिकता के बारे में, सिटीजनशिप के बारे में। बहुत छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा कुछ उससे क्वेश्चन बनते नहीं हैं, फिर भी जो भी इंपॉर्टेंट चीज है उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि भारत में नागरिकता किन किन माध्यमों से प्राप्त की जाती है, कितने आधार पर भारत में नागरिकता मिल सकती है, कितने आधार पर भारत में नागरिकता छीनी जा सकती है, कौन कौन से ऐसी चीजें हैं कि कौन कौन से संस्था जो नागरिकता के ऊपर कानून बना सकती है। तो ये सभी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कौन से हैं आपके रिगार्डिंग टू द सिटीजनशिप, तो ये सभी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। छोटा सा होगा, 1 या 2 क्लास में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे ही करके हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जहां तक है कि 2 बजे के बाद या 3 बजे के आसपास आप लोगों का हिस्ट्री का क्लास होगा। तब तक आप लोग पढ़िए लिखिए। कोई क्वेश्चन, आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर मिल गया ना सर ग्रुप में? संडे, यस सर सर। संडे को टेस्ट भी होगा ना? संडे को टेस्ट होगा तो हिस्ट्री का ले लें। यस सर। जी सर। चलिए ठीक है, तो हम एक काम करेंगे। वैसे जो है कि हमको टाइप करने में प्रॉब्लम आता है, हम पेज पे लिख के विथ ऑप्शन हम पीडीएफ के रूप में अपलोड कर देंगे, और आप लोगों के पास जो ऑप्शन रहेंगे ए बी सी डी करके, उसमें मैं सेव कर दूंगा, आप लोग दे देंगे। अब देखिएगा पेपर का थोड़ा सा पैटर्न। ठीक है, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट?
सर मुझे पूछना है। जी जी पूछिए। सर भारत में कितने पद होते हैं? पद मतलब? सर जैसे होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और ये सब संख्या जो निर्धारित पद नहीं की गई है भाई, संख्या बढ़ सकती है घट सकती है। यदि आप केंद्र सरकार के स्तर पर देखोगे जिनका उल्लेख है संविधान में, तो सबसे पहले आपकी शुरुआत होती है राष्ट्रपति से, उसके बाद आता है आपका उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के नीचे आएंगे तो आपका होगा प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के नीचे आएंगे तो आपका आएगा लोकसभा स्पीकर, और उधर राज्यसभा का सभापति, लेकिन वो राज्यसभा का सभापति आपका उपराष्ट्रपति होगा। माइक ऑफ कर लीजिए, सुनिए ध्यान से। उसके अलावा आपके यदि संवैधानिक पदाधिकारों में बात करेंगे, सभा लोकसभा का अध्यक्ष, फिर उसका उपाध्यक्ष, और जितने लोकसभा एवं राज्यसभा के मेंबर हैं जिनको हम लोग सांसद के रूप में जानते हैं, उनकी चर्चा संवैधानिक पद के रूप में की गई है। उसके अलावा कौन कौन सी चीजें हैं, जैसे महान्यायवादी, ठीक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कैग बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये तो हो गए केंद्र स्तर पर इनके पदों की चर्चा। अब आइए आप राज्य स्तर पर। राज्य स्तर पर आप देखेंगे तो आपको सबसे पहले ऊपर दिखेगा वहां पर राज्यपाल, उसके बाद आपको दिखेगा मुख्यमंत्री, फिर विधानसभा का सचिव स्पीकर, फिर विधान परिषद का सभापति, उसके अलावा जितने भी विधायक हैं उनकी चर्चा आपको दिखेगी। तो ऐसे करके आप देखेंगे, फिर महाधिवक्ता होता है, तो देखेंगे तो आप अलग अलग स्तर पे अलग अलग संवैधानिक पदों की चर्चा की गई है। इनकी वरीयता जो अनुक्रम है ये कहिए तो आप इसको, आप काम इसको फोटो क्लिक करके भेज सकते हैं, या फिर किसी के पास एम लक्ष्मीकांत की बुक हो पॉलिटी वाली, किसी के पास है? बताइए भाई। सर मेरे पास तो नहीं है। जिनके पास भी एम लक्ष्मीकांत की बुक होगी वो व्यक्ति उस लास्ट के पेज पे जाएंगे तो आपको वहां पे वरीयता अनुक्रम दिया होगा कि संविधान में सबसे ऊपर किसकी शक्ति सबसे ज्यादा है, फिर उसके नीचे किसकी है, उसके नीचे किसकी है, तो एक क्रम में वरीयता अनुक्रम दिया है संवैधानिक पदों की। आप उसको देख लेंगे तो आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सर राज्य स्तर पे, स्टेट लेवल पे अगर देखा जाए तो डेजिग्नेशन वाइज तो सबसे पहले ये काउंसिल आएगा ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल आएगा ना, उसके बाद ना लेजिस्लेटिव सबसे असेंबली। ज्यादा कौन आएगा, उसके बाद क्या आएगा? पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल, क्योंकि वो अपर हाउस है। ना ना, अपर हाउस ठीक है सज्जन, लेकिन शक्तियां किसकी ज्यादा हैं? यहाँ पे हम शक्तियों की बात कर रहे हैं ना। अब जैसे लोकसभा राज्यसभा आप लोग पढ़ते हो, तो लोकसभा राज्यसभा में किसकी शक्तियां ज्यादा हैं? लोकसभा का, लोकसभा। वैसे ही विधानसभा विधान परिषद में, लेजिस्लेटिव काउंसिल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है, आप यदि आप पावर्स की बात करोगे तो पावर्स सिंपल सी बात है, आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली की ज्यादा है, न कि काउंसिल की। काउंसिल तो पहली बात तो यही है कि पूरे के पूरे राज्यों में काउंसिल है ही नहीं, तो फिर क्या मतलब, आप उसको कैसे वरीयता अनुक्रम में ऊपर रख सकते हो? हाँ, वैसे कहोगे कि सज्जन लोग वहां पे ज्यादा हैं, अपर मतलब कि उनकी जो हायर कैपेसिटी वो ज्यादा है, वो अलग चीज है। लेकिन वास्तव में जो पावर एंड इफिशियंसी की बात करेंगे तो वो आपकी काउंसिल की है, न कि सॉरी असेंबली की है, न कि काउंसिल की। ओके सर। और कोई भाई? सर जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उनकी भी संख्या घट बढ़ सकती है? बिल्कुल, हर सरकार अपने हिसाब से कैबिनेट मिनिस्ट्री बना सकती है, लेकिन लोकसभा की 15% से अधिक नहीं होगी। जितनी लोकसभा की सीटें हैं उस टोटल मान लीजिए कि 500 लोग चुने गए लोकसभा में, ठीक है। अब उस 500 लोगों के 15% लोग ही कैबिनेट मिनिस्ट्री में मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, 15% से अधिक नहीं हो सकते। इसका प्रावधान भी हमारे संविधान में लिखा गया है। ये क्वेश्चन भी पूछता है आपके एग्जाम में कि लोकसभा में मंत्रिमंडल में सदस्यों की संख्या कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती, तो इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा, 15% से अधिक। आप लोगों को इतना डिटेल में पढ़ाना ही नहीं है। यदि आप लोग बीपीएससी या यूपी पीसीएस वगैरह की तैयारी करते तो हम शायद आप लोगों को डिटेल में सब कुछ पढ़ाते एकदम, लेकिन आप लोग को बीएड करना है तो अभी फिलहाल उस पर फोकस करिए।
कभी खाली समय मिले बाकी कुछ निकल जाए, वैसे पढ़ना हो डेली क्लास वाले में, फिर आप लोगों को डिटेल में पढ़ाया जाएगा हर एक जगह। तो आप लोगों को बहुत सिंपल वे में पढ़ा रहे हैं। जैसे मैं आप लोगों को अगली क्लास जो भी सिटीजनशिप पे होगी तो उस पर आप लोगों को बहुत ही सिंपल तरीके से जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो पढ़ा के मैं आगे निकल जाऊंगा। लेकिन जब यूपीएससी या फिर बीपीएससी वगैरह के लिए पढ़ोगे तो कौन कौन से केस लॉ से जुड़े हैं, कौन से एक्ट कब पारित हुए, उससे संबंधित कौन कौन सी चीजें इंडिया में अमेंडमेंट के द्वारा आई हैं, कई सारे कार्ड्स बनते हैं एनआरआई के लिए, पीओआई कार्ड है, कई सारे कार्ड्स बनते हैं, सर आपको एक अलग और अलग क्वेश्चन कैटेगरी में है डिवाइड किया गया है। हाँ तो बोलिए। सर, अखिल भारतीय संघ की स्थापना कब हुई और किस एक्ट में हुई? अखिल भारतीय संघ संविधान में वर्णित है, इसकी स्थापना संघ लोक सेवा आयोग, आप लोग सुनते, एक मिनट क्वेश्चन फिर से पूछो, रिपीट करो। 312 में है, अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है, जिसके गठन एवं सृजन का ये जो अधिकार है केवल और केवल राज्यसभा के पास है। अब आप जो पूछ रहे हो आप दोनों में कंफ्यूज हो। अखिल भारतीय सेवाएं अलग हैं और संघ लोक सेवा आयोग अलग है। आप पूछना क्या चाहते हो आगे ये क्लियर करो। सर, संघ, अखिल भारतीय संघ की स्थापना किस एक्ट में हुई और कब हुई? एक्ट पढ़ाया तो गया है, जो संघ लोक सेवा आयोग है वही अखिल भारतीय संघ के रूप में है, लेकिन मुझे कंफ्यूजन हो रहा है आपके क्वेश्चन में। आपका यदि क्वेश्चन ये लिखित रूप में होगा तो भेज दीजिएगा हमें। दो अलग अलग चीजें हैं, अभी फिर से मैं बोल दे रहा हूं। एक आपका संघ लोक सेवा आयोग है, दूसरा आपका अखिल भारतीय सेवाएं है। तो अखिल भारतीय सेवाएं जिसमें कि आईएएस आईपीएस के जो एग्जाम्स होते हैं, जिसको हम लोग यूपीएससी बोलते हैं सिंपली फॉर्म में, उन्हीं सेवाओं को हम लोग अखिल भारतीय सेवाओं के रूप में जानते हैं। और इससे संबंधित जो भी नियम और कानून बनाएगा, इसका केवल और केवल अधिकार राज्यसभा के पास। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है भाई कि अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार, निर्माण का अधिकार किसके पास है? तो किसी के पास नहीं, न ही लोकसभा के पास है, किसी के पास नहीं, केवल और केवल राज्यसभा इस पे संबंधित नियम या कानून बना सकती है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि जब धन विधेयक का बात आता है तो इस पे केवल और केवल अधिकार लोकसभा को है, वैसे ही संघ लोक का जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं उसका अधिकार केवल और केवल राज्यसभा के पास। और रही बात संघ लोक सेवा आयोग की, तो संघ लोक सेवा आयोग का गठन आपका राष्ट्रपति करता है, उसके अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उसके अलावा ये भी क्वेश्चन बनता है कि संघ लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करेगा? तो भैया जो नियुक्ति करेगा आपको, रिपोर्ट भी तो आप उसी को प्रस्तुत करोगे। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त हो रहे हो तो रिपोर्ट भी किसको प्रस्तुत करोगे? राष्ट्रपति को करोगे। तो आप क्वेश्चन आगे क्लियर कर लीजिए, हमको डाउटफुल लग रहा है हमको, आप क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आ रहा, हो सकता है हम ना समझ पा रहे हो, आप हमको भेज दीजिएगा फोटो क्लिक करके, हम आपको वहां पे क्लियर कर देंगे। ओके सर। और कोई कुछ? समाप्त करें? यस सर। चलिए Yes, sir. ठीक है भाई, थैंक यू हैव अ सर। गुड डे। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। थैंक यू हर हर सर, हर महादेव। हर महादेव।